नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जागृति और देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद बाइडेन प्रशासन अब अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर सवालों के बीच घिर गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की ओर से ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली के विरोध में उतर आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे अधिक जिलों के सृजन के मद्देनजर राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कार्यों के लिए पूरी वित्तीय सहायता का अनुरोध भी किया। देश में कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर शुरू होने के संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 42,667 नए मामलों की पहचान हुई है। खबरें विस्तार से देखें तो अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद बाइडेन प्रशासन अब अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर सवालों के बीच घिर गया है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी का दावा करते हुए बचाव कार्य में जुटे तमाम समूहों का कहना है कि 200 नहीं हजारों अमेरिकी नागरिक अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। बाइडेन प्रशासन ने एक सूची जारी कर कहा था कि करीब 200 लोग अफगानिस्तान में छूट गए हैं और उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा जाएगा। बचाव समूह के अनुसार बहुत सारे लोग तो वापसी के लिए पंजीकरण ही नहीं करा पाए और अमेरिकी दूतावास बंद हो गया। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने वापस लाने वाले में तमाम ग्रीन कार्ड धारकों को गिनती ही नहीं की। सैन डिएगो ने एक स्कूल के प्रवक्ता हॉवर्ड शेन ने बताया कि वह कई ऐसे परिवारों को जानते हैं जो वापस नहीं आए। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं जो तालिबान की बर्बरता के बीच वहां फंसे हैं। बहुत से ऐसे ग्रीन कार्ड धारक हैं जो कई वर्षों तक अमेरिका में रहे थे। सरकार ने उनसे कर भी वसूले। इनमें से कई के बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और उन्हें वहां की नागरिकता भी मिली है। ये कुछ काम के लिए अफगानिस्तान आए और इस संकट के दौर में बाइडेन प्रशासन उन्हें यहीं छोड़ दिया। इनकी वापसी के लिए कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं की गई। विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हालांकि इस बयान पर कहा कि ग्रीन कार्ड धारकों को वापस लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया। साथ ही कोई योजना भी नहीं बताई। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। विमानों की आवाजाही ठप है। ऐसे में वहां फंसे हजारों अमेरिकियों की वापसी कैसे होगी? यूपी में किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होगी। शहर के जीआईसी ग्राउंड में होने वाली इस महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। दावा है कि इनमें देश भर के 5 लाख किसान पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव खुद आयोजन का जिम्मा संभाल रहे हैं। शनिवार सुबह जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखने को मिला शुक्रवार को हुई बारिश में मैदान में पानी भर गया। करीब 250 लोग मैदान से पानी निकालने में जुटे थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के भाई सुरेंद्र सिंह खुद लोअर और टी शर्ट पहने मैदान से बाल्टी से पानी निकालते नजर आए। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 5000 जितने भंडारे होंगे। किसानों के लिए खाना तैयार करने में 5000 कारीगर जुटेंगे। वहीं शहर को किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की ताकत देखेगा भारत, ऐतिहासिक किसान महापंचायत क्रांति की तरह मुजफ्फरनगर रचेगी। किसान आंदोलन का इतिहास जैसे कई नारे बड़े बड़े होर्डिंगों से पाठ कर दिया गया। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हैं। एक ही आवाज है, मुजफ्फरनगर चलो, किसानों की ताकत देखेगा भारत, यही आवाज गूंज रही है। किसानों के जत्थे अभी पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण मैदान में पानी भर गया था। कीचड़ को साफ कर दिया गया। जेसीबी से मिट्टी डाली गई। मैदान के ज्यादातर हिस्से को तैयार किया जा रहा है। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ है और धूप भी निकल गई है। ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली के विरोध में उत्तरी वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर और से ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली विरोध में उतर आई।
राज्य ने बयान जारी कर कहा है कि ट्रेड लाइसेंस व्यापारियों पर राज्य सरकार की ओर से थोपा जाने वाला ब्लैक टैक्स है, जिसकी वसूली को सरकार को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेड टैक्स की वसूली छोटे व्यापारियों और रोज कमाकर खाने वाले दुकानदारों के लिए किसी सजा से कम नहीं। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होने और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को उम्र की सीमा में छूट का नियम देरी से लागू करने का भी मुद्दा ट्वीट कर उठाया है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तारीख पर भी सवाल खड़े किए और एसआई भर्ती प्रक्रियाओं की तारीख पर दोबारा विचार करने की मांग की। आरपीएससी से रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मांग उठाई कि जयपुर के करीब 1.5 लाख व्यापारियों पर कहर बनने वाले इस कानून को रोका जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी तो पहले ही कोरोना महामारी काल के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब उनकी मेहनत से उनका व्यापार कुछ हद तक पटरी पर आने लगा तो ट्रेड लाइसेंस वसूली का ये निर्णय ले लिया गया। ये फैसला व्यापारियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब प्रदेश सरकार ने निगम में प्रशासन नियुक्त किया है, तब सरकार ने प्रशासन से प्रस्ताव लेकर यह कानून बनाया था, जो आज व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गया है। अमित शाह ने उप तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे अधिक जिलों के सर्जन के मद्देनजर राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कार्यों के लिए पूरी वित्तीय सहायता भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के 5 दिवसीय दौरे पर आए राव ने लगभग 45 मिनट तक शाह से मुलाकात की और राज्य में आईपीएस कैडर की संख्या 139 से बढ़ाकर 195 करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण कार्यों के लिए पूर्ण वित्तीय सहयोग को भी अनुरोध किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कल्याण और विकास कार्यक्रमों में बेहतर संचालन के वास्ते एक नए राज्य के गठन के 2 साल बाद 30 जिलों का पुनर्गठन और निर्माण किया। उन्होंने कहा कि पुनर्गठित जिलों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। राव ने कहा पुलिस विभाग की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिनियम के अनुसार कर्तव्य के निर्वहन के लिए 29 वरिष्ठ पदों की न्यूनतम वृद्धि करने, यानी पदों की संख्या को 76 से बढ़ाकर 105 करने और आईपीएस संवर्ग में संख्या 139 से बढ़ाकर 195 करने का अनुरोध किया है। देश में अब कोरोना की अपडेट देखें तो कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर शुरू होने के संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 42,667 नए मामलों की पहचान हुई, 36,422 ठीक हुए और 342 की मौत हो गई। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 5,898 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार तक देश में एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पार हो गई थी। 7 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 4 लाख एक्टिव केस थे। इसके बाद कम होते होते 23 अगस्त को सिर्फ 3.6 लाख ही केस रह गए। यहां से इनकी संख्या में बढ़ोतरी शुरू होने लगी। बीते 10 दिन में 9 दिन 40,000 से ज्यादा नए केस आए। 24 अगस्त से अब तक यानी कि 12 दिनों में 11 बार ऐसा हुआ कि जब एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिर्फ 30 अगस्त को एक्टिव केस में 6,200 की कमी आई। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। 23 अगस्त को यह 1.3 था, 2 सितंबर को 2.7 हो गया। आसान भाषा में समझे तो 23 अगस्त को 300 जांच करने पर 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिविटी आ रही थी। अब 8 संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई,
मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। राजस्थान जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिली। मुख्यमंत्री के गृहनगर में पंचायती राज चुनावों में तस्वीरें साफ हुई। पंचायती समिति में जहां कांग्रेस भाजपा से 42 सीटें ज्यादा हासिल कर रही है, वहीं रालोप और निर्दलीय दोनों मिलाकर 46 सीटें हैं। उधर आपसी खींचतान का दोनों दलों को नुकसान भी उठाना पड़ा। कांग्रेस ने पैरी सिमरन कर सीटें बिठाई, लेकिन फायदा नहीं मिला। उधर भाजपा को भी अपने गढ़ में आपसी खींचतान का परिणाम भुगतना पड़ा। जिला परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 37 सीटों में से 21 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि भाजपा ने बराबर की टक्कर भी दी है। शुरुआती रुझान में जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वहीं भाजपा ने बढ़त बनाई थी। वहां जिला प्रमुख की उम्मीदवारी मानी जाने वाली मुन्नी देवी गोदारा ने जीत हासिल की, तो भाजपा की पूर्व प्रमुख ने भी जीत हासिल की। ऐसे में एक बार मुकाबला रोचक हो गया, लेकिन शाम होते ही तस्वीर साफ होने लगी। जिला परिषद की 37 सीटों में से कांग्रेस को 21 और भाजपा को 16 सदस्य निर्वाचित हुए। नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो रही है। हालांकि कांग्रेस से जिला प्रमुख की दावेदार लीला मदरेना व मुन्नी देवी गोदारो को माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आखिर जिला प्रमुख किससे बनाया जाता है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतीजराज टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा SL4 का स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। खिताबी मुकाबले में उन्हें फ्रांस के खिलाड़ी लुकास माजू ने 2-1 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, लेकिन बाद में खिताबी मुकाबला लुकास जीतने में सफल रहे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी सुहास को 21-15 और 17-21 और 15-21 से हराया। वहीं बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL4 स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के तरुण ढिल्लत को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के खिलाड़ी सेत्यावान फ्रेडी ने 2-0 से हराया। फ्रेडी ने यह मुकाबला 21-17 और 21-11 से जीता। बीते 11वें दिन भारत के लिए शानदार रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते। बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL4 स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के तरुण ढिल्लोत ने हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के फ्रेडी सेत्यावान से 2-0 से हारना पड़ा। फ्रेडी ने ये मुकाबला 21-17 और 21-11 से जीता है। निशानेबाजी की मिक्स्ड इवेंट में सिद्धार्थ बाबू, दीपक सैनी और अवनी लेखरा वाली टीम ने निराश किया। भारतीय टीम 50 मीटर एयर राइफल प्रॉन HS1 के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस इवेंट में अवनी का फाइनल स्कोर 612 रैंक 28 था। सिद्धार्थ बाबू का फाइनल स्कोर 617.2 रहा। दीपक सैनी का फाइनल स्कोर 602.46 रहा। स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए अंतिम 8 में रहना जरूरी होता है। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के कृष्णा ने इतिहास रचा। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। XHS6 कैटेगरी में हुए रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चुमान के को करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था। इससे पहले कृष्ण नागर ने शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टन कुब्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। कृष्णा पैरालंपिक में मेडल आने वाले राजस्थान के चौथे खिलाड़ी बन गए। कृष्णा ने अपने खेल से ब्रिटेन के खिलाड़ी को काफी परेशान किया। उन्होंने पहला गेम 21-10 और दूसरा गेम 21-11 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। कृष्णा के शॉट्स के वेरिएशन का विरोधी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णा के फाइनल में पहुंचने पर जयपुर के दुर्गापुरा में उनके परिवार में खुशी का माहौल है। कृष्णा के परिवारजनों ने बताया कि लंबे वक्त से कृष्णा हर दिन पैरालंपिक के लिए ही मेहनत कर रहा था। उसी का ये नतीजा है कि आज उसने मेडल जीता।
हमें पूरी उम्मीद है कि कृष्णा भविष्य में भी अच्छा परफॉर्म कर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। साउथ कोरिया का एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन के लिए एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट का छोटा रूप हो सकता है। कोरियन कंपनी हुएइंग हेवी इंडस्ट्रीज ने इस सप्ताह ब्रिटिश डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बैबकॉन इंटरनेशनल के साथ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही कंपनियां मिलकर साउथ कोरिया के हल्के एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करेगी। दोनों कंपनियां मिलाकर एयरक्राफ्ट कैरियर की नई तकनीक पर काम करेंगी। हुडई ने इससे पहले बयान जारी कर बताया था कि शिप के डिजाइन का पहला स्टेज पूरा हो चुका है। ब्रिटेन की कंपनी बैबकॉक ने ब्रिटिश नेवी के लिए क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ कोरिया के बुसान शहर में ही बनाया था। इस सप्ताह कोरियन नेवी ने एलिजाबेथ शिप के साथ मिलिट्री युद्धाभ्यास भी किया था। कंपनी के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी साउथ कोरिया के नेवल प्रोग्राम के लिए सामान की सप्लाई करती रही है। 1975 से लेकर अब तक हुडई 90 वॉरशिप और सबमरीन्स बना चुकी है। साउथ कोरिया का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हुडई ने ही बनाया था। इसके अलावा कंपनी नेक्स्ट जनरेशन के फ्रिगेट की भी बनाने जा रही है। इस डील का मतलब यह नहीं कि साउथ कोरियन मिलिट्री के साथ आगे सभी कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों कंपनियां ही पूरा करेंगी। डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियां दावू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग भी कतार में शामिल है। अफगानिस्तान में मदद के लिए इमरान की यूएन महासचिव से वार्ता हुई। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए तेजी से सक्रिय हो गया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से वार्ता की। इस वार्ता में इमरान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए जबरन पैरवी की। ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में शरणार्थियों का बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वार्ता में प्रधानमंत्री ने यूएन की अफगानिस्तान में भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और अधिक मदद मिलने की आवश्यकता है। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से जानकारी दी गई कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट के मामले में 13 सितंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है। इससे पहले यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जानकारी दी थी कि महासचिव गुतेरेस मंत्री स्तर की बैठक के लिए अगले सप्ताह जिनेवा जा रहे हैं। बैठक में मानवीय सहायता के लिए फंडिंग पर भी विचार किया जाएगा। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता और मान्यता के लिए तेजी से सक्रिय हो गया। सरकार गठन में सहयोग करने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद भी काबुल पहुंच गए हैं। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। अमेरिका में नासा ने सप्ताह जोबी एविएशन के साथ वर्टिकल टेक ऑफ में सक्षम पूरी तरह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया। नासा के मुताबिक यह एयर टैक्सी के तौर पर संचालित हो सकता है और परिवहन का एक और साधन बन सकता है। नासा ने अपने एडवांस एयर मोबिलिटी नेशन कैंपेन के तहत पहली बार ईवीटीओएल विमान का परीक्षण किया। यह विमान 90 डिग्री पर लैंड और टेक ऑफ कर सकती है। इसे जोबी एविएशन ने तैयार किया है और नाम ईवीटीओएल ने रखा है। 2024 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसका परीक्षण 10 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और 10 सितंबर को अंतिम परीक्षण होगा। बिग सुर कैलिफोर्निया के पास जोबी एविएशन के इलेक्ट्रिक फ्लाइट बेस पर परीक्षण जारी है। टेस्टिंग के दौरान इसकी
परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। इसी के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट से भविष्य में तैयार होने वाली एयर टैक्सी की मॉडलिंग और सिमुलेशन की योजना बनाई जा सकती है। ट्रायल से ये भी समझा जा सकेगा कि भविष्य में एयर टैक्सी सेवाओं को मान्यता देने के लिए कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह पहली बार है जब नासाम राष्ट्रीय अभिवायक के हिस्से के रूप में एक ईवीटीओएल विमान का परीक्षण कर रहा है। भविष्य में ईवीटीओएल विमान शहरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में हवाई टैक्सियों के रूप में काम कर सकता है। यह यात्री और उनके सामानों को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन का एक बेजोड़ तरीका बन सकता है। नेपाल में अब अमेरिकी मदद को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के चलते अभी तक नेपाल की संसद ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को मंजूरी नहीं दी। एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमार्क ने गुरुवार को नेपाल पहुंचने के साथ ही यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। नेपाली प्रधानमंत्री की टेंशन इसीलिए बढ़ गई क्योंकि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस इसे मंजूर कराने के लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उसके गठबंधन सहयोगियों नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएन को कुछ आपत्तियां हैं। अमेरिकी प्रोग्राम मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत अमेरिका की सरकार नेपाल को विकास कार्यों के लिए $500 मिलियन की मदद मुहैया कराएगी। इसी समझौते पर 2017 में साइन हुए थे। तब शेर बहादुर देबुआ ही नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अभी भी देश की कमान उन्हीं के हाथों में है और उनकी मुश्किल की वजह बने हैं हाल ही में नेपाल की सत्ता छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली। देउबा को मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल का समर्थन चाहिए, जिसकी कमान ओली के हाथ में है। नेपाल के वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एमजीसी मुख्यालय को एक पत्र भेजकर सफाई मांगी। मंत्रालय ने जानना चाहा कि क्या यह समझौता नेपाल के संविधान से ऊपर है और क्या ये नेपाल की संप्रभुता को कमजोर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समझौते की प्रकृति मदद लेने वाले को तय करनी है कि न देने वाले को। वित्त मंत्रालय का नेतृत्व वर्तमान में माओवादी केंद्र के जनार्दन शर्मा कर रहे हैं। उनकी पार्टी का रुख अमेरिकी प्रोग्राम के प्रति बेहद सख्त है। महंगाई से अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल 15 पैसे सस्ते हुआ। इस कटौती के बाद दिल्ली के पेट्रोल 101.19 और डीजल 88.62 रुपए लीटर बिक रहा है। इस महीने आज दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 15 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई थी। देश के 20 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। वहीं जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार हो गया। वहीं डीजल की बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई जगहों पर ये भी 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि अगस्त के ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और हर महीने वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से आने वाले दिनों में इसका दाम कम होकर $65 प्रति बैरल तक आ सकता है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम में 4 से 5 रुपए तक की कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में मंदिरों को खुलवाने व धार्मिक आयोजनों की अनुमति के लिए प्रदर्शन कर रही बीजेपी व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशान साधा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मंदिर व अन्य स्थलों की खुलवाने की जल्दबाजी में हैं। मेरी जनता से अपील है कि मंदिर खुलवाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना रोकने के लिए प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जब महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और सरकार को फिर से कड़े नियमों लागू करने पड़ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के कई नेता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल बीजेपी नेता अपने 30 कार्यकर्ताओं के साथ बाबुलनाथ मंदिर के द्वार फिर से खोलने की मांग कर रहे थे। जन्माष्टमी पर सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद बीजेपी विधायक
राम कदम ने दही हांडी मनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका घर पूरी तरह घेर लिया। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये कार्यकर्ता रोक के बावजूद दही हांडी का आयोजन कर रहे थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।